यार गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। टॉपिक चलेगा आज 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के कारण, परिणाम और 1857 की क्रांति की घटनाओं को देखा जाएगा। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। यहाँ टॉपिक शुरू होगा 1857 का रिवॉल्यूशन और रिवोल्ट। 1857 की क्रांति के कारण क्या है बच्चों, इसकी घटनाएं कहाँ कहाँ होती है, केंद्र कौन कौन से हैं, और 1857 की क्रांति का दमन होने के बाद क्या रिजल्ट निकला है, रिजल्ट क्या निकलता है बच्चों, इसके परिणाम को वन बाय वन करके विश्लेषण किया जाएगा। यहाँ सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के कारणों की चर्चा की जाएगी और उनके केंद्र पर चर्चा की जाएगी। तो टॉपिक की शुरुआत की जाए। 1857 का विद्रोह, कारण आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चों, प्रशासनिक कारण देखे जाएंगे। 4 नंबर पे क्या चर्चा की जाएगी, प्रशासनिक कारणों के बाद कौन सा कारण आएगा, आर्थिक कारणों पर चर्चा की जाएगी। सामाजिक कारण होता है, राजनीतिक कारण होता है, आर्थिक कारण होता है, प्रशासनिक कारण होता है, धार्मिक कारण होता है। तात्कालीन कारण क्या होगा बच्चों, सैनिक कारण। सैनिक कारण जो होगा, चर्बी वाले कारतूस वाली जो घटना होगी उसको देखा जाएगा। वन बाय वन करके एक एक का विश्लेषण किया जा रहा है। यहाँ पे ये पहला नंबर क्या बताया बच्चों मैंने, ये सामाजिक कारण है। दूसरा नंबर क्या बताया, ये राजनीतिक कारण है। यहाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन रीजन होगा, यहाँ इकोनॉमिक रीजन होगा, यहाँ ये रिलीजन रीजन होगा, और यहाँ सोल्जर्स का मुद्दे पर बात की जाएगी। 1857 की क्रांति ये अकस्मात घटना नहीं है बच्चों। 1857 के बहुआयामी कारण होते हैं। किसी एक कारण को 1857 के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। 1857 की घटनाओं को यदि देखा जाए तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है बच्चों, ये अंग्रेजों से शुरू होती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि अंग्रेज जो थे वो कहाँ से आए थे, वो यूरोप से आए थे। और ब्रिटेन की महान शक्ति कौन सी है बच्चों, ब्रिटेन की महान शक्ति वर्ल्ड की और महान शक्ति कौन है, ब्रिटेन है। और ब्रिटेन से कौन आए होते हैं, ब्रिटेन से अंग्रेज आए होते हैं। ये ब्रिटेन से कौन आ रहे हैं, ये अंग्रेज आ रहे हैं। ये इंग्लिश चैनल को पार किए होते हैं, इंग्लिश चैनल को पार किए होते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के समुद्री तट के ये किनारे किनारे ये क्या करेंगे बच्चों, जो दक्षिणी अफ्रीका होता है अफ्रीका, उसका समुद्री तट जो होता है उसके किनारे किनारे ये कदम से कदम बढ़ा के हौसलों को बुलंद करके आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण का बिंदु जो होता है, कैप ऑफ गुड्स पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से ये कहाँ पहुँच रहे हैं, ये भारत के दक्षिण में केरल के पास कालीकट बंदरगाह पर पहुँचते हैं, जहाँ जैमोरिन इनका क्या करेगा, वेलकम करेगा। यहाँ पे जैमोरिन इनका वेलकम करता है, यहाँ वेलकम करेगा। और ये पुर्तगालियों में कौन आया था, 1498 में वास्को डी गामा आया था। ये इनसे पहले, अंग्रेजों से पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। और ये वास्को डी गामा था जिसका वेलकम किया गया था। वास्को डी गामा
को आने में 2-3 दिन लगे थे और जाने में 2-3 दिन लगे थे। और वेलकम किसका हुआ था? अंग्रेज़ों का नहीं, वास्को डी गामा का वेलकम हुआ था। पहले पुर्तगालियों का आगमन होता है और उसके बाद कौन का आगमन हो रहा है? अंग्रेज़ों का आगमन बाद में होता है बच्चों। पहले कौन का आगमन हुआ था? सबसे पहले भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी है बच्चों? वो पुर्तगालीज कंपनी है। और सबसे बाद में जाने वाली कंपनी कौन सी है? वो पुर्तगालीज कंपनी है। यहाँ ये टॉपिक क्या चल रहा है? 1857 के विद्रोह को देखा जा रहा है। ये यहाँ 1857 के विद्रोह को देखा जा रहा है। अंग्रेज भारत में, दक्षिण भारत में आके एक व्यापारिक कंपनी होती है जो एक समय में क्या होती है, ये एक राजनीतिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है। ये हैदराबाद के निजाम हैं और इधर दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य, शिवाजी छोटे छोटे राज्यों को मिला के एक बहुत विशाल साम्राज्य का निर्माण किए होते हैं। ये कौन कर रहे हैं विशाल साम्राज्य का निर्माण? ये शिवाजी किए होते हैं। इधर आप देखा जाएगा कर्नाटक में फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध होता है और हैदराबाद के निजाम के साथ एक संधि की जाएगी जिसे सहायक संधि कहा जाता है। महाराष्ट्र के अंदर मराठों के साथ सहायक संधि की जाती है। यहाँ उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम में राजपूताना, जिसे वर्तमान में राजस्थान कहते हैं, राजपूताना में सहायक संधि की जाएगी। इधर बंगाल के कौन है? सिराजुद्दौला को पराजित करके अंग्रेज सिराजुद्दौला को पराजित किए होते हैं। प्लासी का युद्ध जो होता है वो एक धोखा होता है, एक षड्यंत्र होता है। प्लासी के युद्ध करने के बाद ये भारत की 3 महान शक्तियों को पराजित करेंगे। ये दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम के साथ युद्ध किए होते हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला इनके साथ होते हैं और बंगाल के मीर कासिम होते हैं। ये 3 महान शक्तियाँ एक तरफ होती है और अंग्रेज एक तरफ होते हैं। अंग्रेज़ों के सेनापति लॉर्ड क्लाइव का सेनापति हेक्टर मुनरो होता है। हेक्टर मुनरो, 3 महान शक्तियाँ हेक्टर मुनरो। यहाँ अंग्रेजी सेना की कुशलता का परिचय बच्चों हमें प्राप्त हो जाता है। यहीं से प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों की क्या हुई थी, नींव पड़ी थी। और बक्सर के युद्ध ने क्या कर दिया? अंग्रेज़ों के महल, बाबर ने यहाँ हिंदुस्तान में मुग़ल वंश की नींवें खोद दी थी और अकबर ने यहाँ पर मुग़ल वंश के महल को खड़ा कर दिया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आगे चलकर भविष्य में अंग्रेज़ों ने भी यही किया था। और यही व्यापारिक नीति क्या होती है बच्चों? ये व्यापारिक नीति ये एक राजनीतिक नीति में बदल जाती है। हम ये कौन सा टॉपिक की बात कर रहे हैं? ये 1857 के रिवोल्ट की बात की जा रही है बच्चों। 1857 का रिवोल्ट जो है इसको रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ ये क्या देखा जा रहा है? 1857 के क्रांति के जो मूल आधार क्या होता है? मूल आधार 1757 में प्लासी के युद्ध के 100 ईयर्स बाद 1857 का एक रिवॉल्यूशन होता है। 1757 से 1857 में अंग्रेज़ों के घोर अत्याचार से भारत के किसान और भारत के लोग जो हैं वो दुखी हो जाते हैं और उनका शोषण किया जाता है। सामाजिक क्षेत्र में उनका शोषण होता है, आर्थिक क्षेत्र में उनका शोषण होता है, राजनीतिक क्षेत्र में उनका शोषण होता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट अपन देख रहे हैं 1857 का क्या होगा? रिवॉल्यूशन होगा। 1857 का विद्रोह होगा। ये विद्रोह के कारण, सामाजिक कारण को देखा जाएगा पहले, फिर राजनीतिक कारण पर चर्चा की जाएगी, प्रशासनिक कारण पर चर्चा की जाएगी, आर्थिक कारण पर चर्चा की जाएगी, धार्मिक कारण पर चर्चा की जाएगी, सैनिक कारण पर चर्चा की जाएगी। यहाँ सामाजिक कारण में हम क्या देखेंगे? यहाँ हम 3 मुद्दे पर बात करेंगे।
पहला मुद्दा क्या है, दूसरा मुद्दा क्या है और तीसरा मुद्दा क्या है। पहला नंबर है सती प्रथा पर रोक, ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है, अंग्रेजी भाषा को वैधानिक मान्यता प्रदान करना, ये सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर क्या है बच्चों, थर्ड नंबर आता है विधवा पुनर्विवाह। सामाजिक कारण में हम क्या देख रहे हैं, सती प्रथा पर रोक को देखा जाएगा पहले नंबर, अंग्रेजी लैंग्वेज को देखा जाएगा सेकंड नंबर, विधवा पुनर्विवाह तीसरा नंबर देखा जाएगा। सती प्रथा पर चर्चा की जाएगी बच्चों। प्राचीन काल में या राजस्थान के इतिहास में देखा जाता है कि युद्ध के मैदान में जब राजपूत वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी वीरांगनाएं जो होती थी वो अपने पति के साथ ही चिता पर क्या करती थी, चिता पर लेटकर वो भी उनके साथ अपने आप को जो है अग्नि के हवाले कर देती थी, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने पवित्रता के लिए और राजपूतों के आन बान शान के लिए वो अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटा देती थी और वो क्या हो जाती थी, वो सती हो जाती थी। इस सती प्रथा पर रोकना भी एक कारण बन जाता है। ये क्या बनेगा, सती प्रथा जो हमारी मान्यताओं के आधार पे, राजपूतों की परंपराओं के आधार पे सती प्रथा जो थी, ये सती प्रथा भी एक 1857 का एक मुद्दा बन जाता है, एक कारण बनता है। और वो इस तरह सती प्रथा पर रोक लगाने का क्या रीज़न था। सती प्रथा जो है बच्चों, राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय और दूसरा कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय, ये 1772 में इनका जन्म हुआ था और 1833 में ये ब्रिटेन के ब्रिस्टल नगर में इनकी मृत्यु होती है। यहाँ ये राम मोहन राय, इनका नाम क्या था, इनका नाम राम मोहन राय था बच्चों। ये राजा की उपाधि इनको कौन प्रदान करता है, राजा की उपाधि अकबर सेकंड इनको प्रदान करते हैं। अकबर सेकंड जो है ये 1806 से 1837 इनका समय काल होता है। क्या होता है, समय काल क्या होता है अकबर सेकंड का, 1806 से 1837 होता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन प्रदान कर रहे हैं, अकबर सेकंड जो है इनको उपाधि प्रदान कर रहे हैं। और राजा राम मोहन राय को मॉडर्न पर्सन ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इनको आधुनिक भारत का आधुनिक व्यक्ति भी कहा गया। इनको क्या कहा गया, राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक व्यक्ति, भारत का आधुनिक व्यक्ति कौन कह रहे हैं इनको भारत का आधुनिक व्यक्ति। आपने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना होगा, चाचा के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। कौन सी किताब लिखी थी बच्चों, भारत की खोज किताब में राजा राम मोहन राय को क्या कहा गया, राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक व्यक्ति कहा गया। राजा राम मोहन राय का टाइम पीरियड क्या होगा, 1772 से 1833 होगा बच्चों।
राजा की उपाधि कौन प्रदान किए होते हैं? अकबर सेकंड है जो राजा की उपाधि प्रदान किए होते हैं। 1806 से 1837 इनका समय काल होता है। यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगाई जाएगी। सती प्रथा पर रोक कौन लगाएगा? गवर्नर कौन है इस समय? गवर्नर इस समय कौन है? गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये कौन है बच्चों? ये गवर्नर है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रेगुलेशन एक्ट के तहत धारा कौन सी है? धारा 17 के आधार पर सती प्रथा को क्या कर दिया बच्चों? इसको परमानेंट, इस पे क्या है? रोक लगा दिए होते हैं। ये रोक कौन लगाए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस पर रोक लगाते हैं। ये क्या टॉपिक देखा जा रहा है बच्चों? 1857 का रिवोल्ट देखा जा रहा है। पहला कारण कौन सा है? सामाजिक कारण है। दूसरा कारण कौन सा है? राजनीतिक कारण है। तीसरा कारण कौन सा है? प्रशासनिक कारण है। चौथा कारण कौन सा है? आर्थिक कारण है। और पांचवा कौन सा है? धार्मिक कारण है। छठा कौन सा है? सैनिक कारण है। सामाजिक कारण में पहला बिंदु कौन सा है बच्चों? सामाजिक कारण में पहला बिंदु सती प्रथा पर रोक। ये जो है भारत की राजपूतों की मान्यता के आधार पर ये पहला मुद्दा जो है वो 1857 का क्या बन जाता है? ये कारण बन जाता है। लैंग्वेज ये दूसरा कारण है। और विधवा पुनर्विवाह ये तीसरा कारण है। सती प्रथा का राजा राम मोहन राय और ईश्वर विद्यासागर के सहयोग से क्या होगा बच्चों? ये राजा राम मोहन राय हैं और ये ईश्वर विद्यासागर है। ये दोनों कौन के पास आते हैं? ये विलियम बेंटिंक के पास में आते हैं। और विलियम बेंटिंक को ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है महिलाएं सती हो रही है, वो पति की चिता के साथ ही अपना अस्तित्व समाप्त कर लिए होते हैं, जो कि एक घोर अन्याय है, घोर पाप है। और आप जो है इस प्रथा को आप यहाँ के रियासतों में हस्तक्षेप करेंगे, यहाँ के सियासत में हस्तक्षेप करेंगे और यहाँ के समाज में हस्तक्षेप करके और इस घोर अन्याय हो रहा है, जो अपमान हो रहा है, इस घोर अन्याय से आप हमें निजात दिलाएंगे। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी को बहुत अप्रिशिएट करते थे बच्चों। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी अंग्रेजों से बहुत जो है अंग्रेजों के इनके संबंध बहुत नज़दीकियाँ इनके होती हैं। अंग्रेजों से इनके बहुत नज़दीक संबंधियाँ होती है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहीं कहीं अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो नियम बनाए जा रहे हैं, उन नियमों से इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन दोनों के कोऑपरेट से ये कौन को लॉर्ड विलियम बेंटिंक को क्या करते हैं? ये अपना बना लिए होते हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास आते हैं, इनको सारा इतिहास, भारत का पूरा इतिहास सुनाते हैं। ये सती प्रथा की कहानियाँ सुनाते हैं। और ये विलियम बेंटिंक जो होते हैं वो रेस्पॉन्स में इनके आ जाते हैं। और इनके कहने पर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में, समय क्या रहेगा? 1829 का रहेगा। विलियम बेंटिंक जो है रेगुलेशन एक्ट कौन सा रहेगा? एक्ट की धारा 17 रहेगी। और ये सती प्रथा पर क्या करेंगे? रोक लगा दी जाती है। सेकेंड नंबर देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय भारत की जो जनता है वो मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से तो क्या है, वो सारे क्या हो जाए, सारे के सारे क्या बन जाए? अंग्रेज बन जाएंगे। और फिजिकली रूप से वो क्या रहेंगे? वो सारे के सारे इंडियन रहेंगे। ये कौन की प्लानिंग थी? ये मैकाले की प्लानिंग थी। और मैकाले जो है भारत में अंग्रेजी लैंग्वेज को स्कूलों का माध्यम बना दिए होते हैं।
और इसको कौन लागू कर देगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसको जो है फाइनली इन पे इसको लागू कर दिया जाएगा। ये सेकंड नंबर हुआ विधवा पुनर्विवाह। तीसरी घटना कौन सी है बच्चों? विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह पर कौन, इस पर कौन, विधवा पुनर्विवाह जो है प्लानिंग कौन बना रहे हैं? प्लानिंग कौन बनाएंगे? यहाँ प्लानिंग बना रहे हैं लॉर्ड डलहौजी। कौन बना रहे हैं? डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी विधवा पुनर्विवाह पर प्लानिंग बनाए होते हैं और इसको कौन लागू करेगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है बच्चों ये भारत के प्रथम वायसराय है। ये क्या है? ये भारत के प्रथम वायसराय है, प्रथम वायसराय है। ये क्या टॉपिक चल रहा है? 1857 का विद्रोह या क्रांति के कारणों को देखा जा रहा है। पहला कारण है सामाजिक कारण, दूसरा है राजनीतिक कारण, तीसरा है प्रशासनिक कारण, चौथा है आर्थिक कारण और पांचवा है धार्मिक कारण, छठा है सैनिक कारण। सामाजिक कारणों में मैंने पहला क्या बताया आपको? सती प्रथा पर रोक बताया गया बच्चों। दूसरा मैंने इसका अंग्रेजी भाषा इसमें लैंग्वेज को बताया गया है। तीसरा विधवा पुनर्विवाह को बताया गया है। यहाँ सती प्रथा पर रोक को राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिंग रेगुलेशन एक्ट और धारा 17 के आधार पे ये सती प्रथा पे क्या करेंगे? रोक लगा देंगे। टाइम क्या रहेगा? 1829 ये टाइम रहेगा। राजा राम मोहन राय धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता होते हैं। आधुनिक भारत के ये व्यक्ति कहलाते हैं। जवाहरलाल नेहरू का नाम सुने ना बच्चों? जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक लिखी होती है और उस बुक में इन्होंने राजा राम मोहन राय को क्या कहा है? राजा राम मोहन राय को इन्होंने मॉडर्न पर्सन कहा है। भारत का कौन सा पर्सन बताया बच्चों? मॉडर्न पर्सन बताया है। यहाँ 1813 में चार्टर एक्ट के आधार पर स्कूलों में या एजुकेशन के लिए माध्यम कौन सा रखा जाएगा? इंग्लिश माध्यम रखा जाएगा। भारत के लोग क्या होंगे? वो मेंटली रूप से तो क्या होंगे? अंग्रेज होंगे सारे, और फिजिकली रूप से क्या होंगे? वो सारे इंडियन होंगे। ये कौन की योजना थी? ये मेकाले ने ये योजना बनाई होती है। और मेकाले कौन के पास में आते हैं? विलियम बेंटिंग के पास में आते हैं और विलियम बेंटिंग के पास में आते हैं और ये सारी प्लानिंग बताते हैं। और बाद में विलियम बेंटिंग क्या किए होते हैं? विलियम बेंटिंग जो है एजुकेशन में क्या कर दिए होते हैं? माध्यम कौन सा बना देंगे? अंग्रेजी माध्यम बना दिया जाएगा। तो यहाँ सामाजिक कारणों में हमने क्या देखा बच्चों? सती प्रथा पर रोक हमने पहला नंबर देखा। अंग्रेजी जो है इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड नंबर देखा। विधवा पुनर्विवाह हमने तीसरा नंबर देखा। अब राजनीतिक कारण पर बात की जाएगी। राजनीतिक कारण पर बात की जाएगी। 1857 के विद्रोह में राजनीतिक कारणों में आपको पता है बच्चों, भारत के प्रथम या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स को बनाया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जो है गवर्नर एक एक करके 1 बाय 1 करके गवर्नर आएंगे और लॉर्ड विलियम बेंटिंग आते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, वेलेस्ली के बाद लॉर्ड डलहौजी आएंगे और लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड क्या रहेगा? लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक का जो समय काल होगा वो लॉर्ड डलहौजी का समय काल होता है। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1857 में ये रिवोल्ट होता है, ये विद्रोह होता है बच्चों। इस विद्रोह का रिजल्ट के बाद क्या होगा? गवर्नर जनरल को क्या बनाया जाएगा? उनको वायसराय के रूप में बदल दिया जाएगा।
ये भारत के क्या बन जाएंगे? गवर्नर जनरल, वायसराय। इनका नाम जो है वो परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा? वो वायसराय में बदल जाते हैं। कौन में बदल जाएंगे? वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं। लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग के बाद कौन आएंगे? एलिंगन आते हैं। एलिंगन के बाद लॉर्ड मेयो आते हैं, नॉर्थब्रुक आते हैं, रिपिन आते हैं, लॉर्ड लेस्टाउन आएंगे, लॉर्ड कर्जन आते हैं, एलिंगन सेकंड आते हैं, चैम्सफोर्ड आते हैं, विलिंगटन आते हैं और इलिंगटन आते हैं और क्रिप्स आएंगे, लॉर्ड्स लिनलिथगो आते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन। फाइनली कौन आएगा बच्चों? लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं फाइनली। तो यहाँ कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे और प्लानिंग, विधवा पुनर्विवाह की प्लानिंग लॉर्ड डलहौजी बनाए थे। और लॉर्ड कैनिंग ने जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना दिया था। कौन क्या बना दिया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया था। अब हम क्या देखेंगे? राजनीतिक पॉलिटिकल रीजन को देखा जाएगा। पॉलिटिकल रीजन में क्या है बच्चों? ये क्या टॉपिक चल रहा है बच्चों? ये 1857 का विद्रोह चल रहा है। 1857 के विद्रोह क्यों कहा जाता है और 1857 के क्रांति को क्रांति क्यों कहा जाता है? विद्रोह और क्रांति में क्या अंतर है? विद्रोह बच्चों, कोई भी विद्रोह हो रहा है वह केवल थोड़े समय के लिए होता है। विद्रोह क्या होता है? वह केवल थोड़े समय के लिए होता है। और विद्रोह का क्या कर दिया जाता है? दमन कर दिया जाता है। और क्रांति में क्या होते हैं? आमूल चूल परिवर्तन होते हैं। आमूल चूल परिवर्तन होते हैं सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में जो परिवर्तन होंगे वो क्या कहलाएगी? वो क्रांति कहलाती है। वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले वर्ल्ड में जो क्रांतियाँ हुई थी वो पश्चिम दिशा में अमेरिका की क्रांति हुई थी और अमेरिका की क्रांति के बाद फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति के बाद रूस की क्रांति होती है, चाइना की क्रांति होती है। 1776 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति हुई होती है। अमेरिका के बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा कौन सी क्रांति से आया था? ये फ्रांस की क्रांति से आया था। रूस की क्रांति 1917 में रूस की क्रांति होती है। रूस की क्रांति में ये देखा जाता है बच्चों, रूस की क्रांति में राजनीतिक परिवर्तन की अपेक्षा आर्थिक परिवर्तन ज़्यादा हुए थे। पंचवर्षीय योजना का नियम कहाँ से लाया गया है? ये रूस से लाया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, ये पंचवर्षीय योजना ये कहाँ से आई थी? ये रूस से आई थी। और ये जो क्रांतियाँ हुई थी, इधर जो क्रांति रूस में हुई थी, यूरोप में जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, उधर पश्चिम में अमेरिका में जो क्रांति हुई थी, ये सारी क्रांति क्या हुई बच्चों? ये सब क्रांतियाँ ये सफल हुई थी। ये सारी क्रांतियाँ क्या होती हैं? ये सफल होती हैं। और यहाँ जो 1857 में हम भारत में जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति का क्या कर दिया था बच्चों? इनका दमन कर दिया था अंग्रेज़ों ने। क्रांति की ज्वाला जो थी, जो जलजला जो था हिंदुस्तान में, उस जलजले को क्या किया था? यहाँ जो राजस्थान के और राजपूताना के और भारत के जो राजा जो थे, उनके सहयोग से और अंग्रेजी सेना के सहयोग से क्रांति का दमन कर दिया जाता है।
और इस तरह ये हमारे यहाँ जो ये क्रांति होती है एक असफल क्रांति कहलाती है, लेकिन यहाँ विद्वान जो है वो अलग अलग मत रखते हैं कि ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। किस क्रांति का स्वरूप कैसा था, ये क्रांति का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बच्चों, इस पर आगे बात की जाएगी। यहाँ टॉपिक दूसरा कौन सा टॉपिक आ रहा है, यहाँ पे सेकंड नंबर का कौन सा टॉपिक आता है यहाँ पे, सेकंड नंबर का राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण क्या है, कौन कौन से कारण हैं बच्चों? आपने सुना होगा लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली का नाम आपने सुना होगा। लॉर्ड वेलेजली भारत में एक प्रथा लाएंगे। ये कौन सी प्रथा लेकर आते हैं? ये सहायक संधि प्रथा लेकर आते हैं। ये क्या कारण है? सहायक संधि प्रथा को लाने का कारण क्या है? सहायक संधि प्रथा क्यों लाई जाती है बच्चों? यहाँ ये कौन सा प्रदेश है? यहाँ महाराष्ट्र है। यहाँ ये कौन है? ये हैदराबाद के निज़ाम हैं। हैदराबाद के निज़ाम कौन है? ये पहले मैंने बताया था बच्चा आपको, ये नवाब है। ये यहाँ कर्नाटक में कौन की सल्तनत है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पिता कौन है? टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली हैं। यहाँ कर्नाटक के मैसूर के जो शासक होते हैं, सुल्तान जो होते हैं, वो कौन है बच्चों? वो हैदर अली है। और हैदर अली जो है, हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान की यहाँ सत्ता होती है। टीपू सुल्तान अपने दूत फ्रांस में अपने राजदूत को भेज दिए होते हैं, और इनके दूत जो है वो कहाँ जाएंगे? वो फ्रांस में जाते हैं। टीपू सुल्तान वहाँ जैकोबिन क्लब के ये सदस्य होते हैं, और ये कहाँ अपने राजदूत भेज रहे हैं? टीपू सुल्तान अपने राजदूत फ्रांस में भेज दिए होते हैं। फ्रांस के साथ ये अपना संबंध स्थापित कर लिए होते हैं। और फ्रांस का उस समय यूरोप में फ्रांस जो है बच्चों, फ्रांस के सम्राट कौन है? नेपोलियन का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। नेपोलियन जो है बच्चों, ये उस समय की एक पावर होती है, एक शक्ति जो है वो फ्रांस की ये शक्ति है नेपोलियन के साथ इनका क्या होता है? गठबंधन कर लिए होते हैं। टीपू सुल्तान नेपोलियन के साथ इनकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, इनके संबंध बढ़ जाते हैं, और ये अपने राजदूत भी ये भेजे जाते हैं। टीपू सुल्तान यहाँ राजदूत के माध्यम से ये कहलवाते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का बहुत अत्याचार हो रहा है। ये पूरी कहानी सुनाए हैं वहाँ ये क्या कहानी सुनाए कि अंग्रेज़ जो थे वो ऐसे यूरोप से, ब्रिटेन से ये जहाज़ों के माध्यम से, और ये दक्षिणी अफ्रीका के ये सीधे जो समुद्र तटीय रास्ते से होते होते ये इंडिया में प्रवेश किए थे, और यहाँ ये प्रवेश करके ये महाराष्ट्र में मराठों को 1 by 1 करके ये पराजित कर दिए थे। इधर आप हैदराबाद के निज़ाम को ये अपना बना लिए थे, और जो इनके खिलाफ जो कंपनी थी, फ्रांसीस कंपनी थी, डच कंपनी थी, डेनिश कंपनी थी, प्रतिद्वंदी कंपनियों को भी ये सबको ये क्या कर दिए? 1 by 1 करके पराजित कर दिए। और पराजित करने के बाद इन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को और बक्सर में 3 महान शक्तियों को पराजित करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दिल्ली तक इन्होंने अपने पैर पसार लिए थे। और ये हिंदुस्तान के अंदर अब ये हिंदुस्तान को गुलाम बना दिए होते हैं। और जब ये सारी बातें की जा रही थी, टीपू सुल्तान ने ये कहानी सुनाई थी ये कि जब दबदबा जो था वो अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में ये फैल रहा था, इनके जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अत्याचार जो हो रहे थे, और हिंदुस्तान के
जो यहाँ के राजाओं के बीच में जो इनका हस्तक्षेप जो बढ़ रहा था, इन शोषण के खिलाफ ये राजदूत के माध्यम से ये कहानी सुनाए होते हैं। ये कौन को सुना रहे हैं? ये कहानी कौन को सुना रहे हैं? ये नेपोलियन को सुना रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, इधर नेपोलियन और प्लस मिस्र के सम्राट और इधर रूस के सम्राट, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? ये इंडिया पर हमला करने वाले हैं। ये क्या करेंगे? ये इंडिया पर हमला करेंगे। और किसको? यहाँ इंडिया में कौन को तहस नहस किया जाएगा? अंग्रेजी साम्राज्य को फिनिश किया जाएगा। अंग्रेजी साम्राज्य को क्या करेंगे? ये फिनिश करने के लिए कौन आ रहा है? यहाँ पे नेपोलियन आ रहा है, ये पहले नंबर पे। इधर भी कौन है वर्ल्ड में? ये 3 महान शक्तियाँ। सेकंड नंबर पे मिस्र है और थर्ड नंबर पे रूस। ये कौन सी जगह है? ये कहाँ अटैक करेंगे? ये उत्तर पश्चिम से इंडिया पर हमला करेंगे। ये इंडिया पर हमला किया जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली को जब ये पूरी प्लानिंग, वेलेस्ली जो था ये गवर्नर, वेलेस्ली को ये टीपू सुल्तान की क्या पता चली ये प्लानिंग कि टीपू सुल्तान की ये प्लानिंग है, और टीपू सुल्तान ने नज़दीकियाँ बना ली होती है, इनसे अच्छे संबंध बना लिए होते हैं, जो पूरी योजना बना ली होती है। ये वेलेस्ली को जब इसकी खबर या पता चलता है तो वेलेस्ली क्या करेंगे? वेलेस्ली इस प्लानिंग को असफल बना दिए होते हैं। वो इस प्लानिंग को क्या कर देंगे? असफल बना दिए होंगे। वो भारत के क्या हैं? भारत के राजाओं के साथ क्या करेंगे? एक गठबंधन करेंगे। भारत के राजाओं के साथ क्या किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दिया गया था बच्चों? इसी को सहायक संधि नाम दिया गया। सहायक संधि जो है ये भारत में प्रथम सहायक संधि को लाने वाले प्रथम गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली है। ये 1805 से इनका टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1805 ईस्वी से इनका टाइम पीरियड 1798 से 1805 ईस्वी रहेगा। ये सहायक संधि के माध्यम से ये दक्षिण भारत के यहाँ रियासतों के साथ सहायक संधि करेंगे। इधर राजपूताना, यहाँ ये दक्षिण में सहायक संधि की जाएगी। इधर उत्तर पश्चिम में राजपूताना के राजाओं के साथ सहायक संधि की जाएगी। इधर महाराष्ट्र के मराठों के साथ सहायक संधि की जाएगी। सहायक संधि की 4-5 शर्तें होती हैं बच्चों। सहायक संधि की पहली शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है, और तीसरी शर्त क्या है, और चौथी शर्त क्या है? यहाँ सहायक संधि की पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि किसी भी विदेशी फ्रांस का हमला किसी रियासत पर होता है, मिस्र का हमला किसी रियासत पर होता है, या रूस का हमला किसी रियासत पर होता है, तो वो हमला वो किसी सियासत पे या किसी रियासत पर हमला नहीं माना जाएगा, वो हम पर हमला माना जाएगा। वो किस पर हमला माना जाएगा? ये अंग्रेज कह रहे हैं वो हमला हमारे ऊपर माना जाएगा। वो अटैक वो आप पर नहीं माना जाएगा, वो अटैक हमारे ऊपर माना जाएगा। आप हमारे मित्र हैं और हम आपको अपना मित्र मानते हैं। कोई विदेशी शक्ति के साथ आप संबंध नहीं रख सकते हैं। कोई विदेशी शक्ति फ्रांस है, रूस है, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, कोई शक्ति अगर आप पर हमला कर रही है तो वो हमला आप पर नहीं हो रहा है, वो हमला कौन पे हो रहा है? वो अंग्रेजी साम्राज्य पर हमला हो रहा है। तो पहली शर्त क्या होगी कि हम आपके मित्र हैं और आप भी हमारे मित्र हैं। और इस तरह जो है भारत के राजाओं के दोनों हाथों को क्या कर दिया होता है? दोनों हाथों को काट दिया होता है। ये कह दिया होता है कि आप किसी भी विदेशी शक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रख सकते हैं। किसी भी विदेशी शक्ति के साथ आप जो है गठबंधन नहीं कर सकते हैं, अपने राजदूत नहीं भेज सकते हैं। आपको जो बात करनी है, जो बातचीत की जाएगी,
वो अपने बीच में होगी, वो आपके और हमारे बीच में रहेगी। ये कौन कह रहे हैं? ये अंग्रेज कह रहे हैं। और ये कौन सी प्रथा के तहत कहा जा रहा है? ये सायक संधि के प्रथा के तहत कहा जा रहा है। दूसरा नंबर, अब जो ये किसी विदेशी शक्ति के साथ यहाँ की रियासत, यहाँ के राजा महाराजा जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं? वो संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपना मित्र नहीं बना सकते हैं। यहाँ ये 3 नंबर पे क्या देखा जा रहा है? तीसरी शर्त कौन सी होगी? अब यहाँ के राजाओं की जो संप्रभुता है वो क्या होगी? संप्रभुता को छीन लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? यहाँ के संप्रभुता को क्या करेंगे? राजाओं और रियासतों की संप्रभुता छीन ली जाएगी। इनके एकाधिकार जो होंगे ना, एकाधिकार को क्या किया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा, एकाधिकार को रोक दिया जाएगा। इनकी जो संप्रभुता है, इनकी आज़ादी है, इनकी स्वतंत्रता है, और ये देश के लिए और ये जो किया जा रहा है, और जो ये इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों पर क्या किया जाएगा? उन परिस्थितियों पर ये रोक दिया जाएगा। और चौथी शर्त क्या होगी? इनको ये कहा जाएगा अब आपके राज्य में क्या रहेगा? आपकी सुरक्षा के लिए, आपके जो है आपको एडवाइज़र के लिए क्या होगा? एक रेजिडेंट को रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? रेजिडेंट को रखा जाएगा। ये रेजिडेंट जो होगा, रेजिडेंट का खर्चा अब आपको वहन करना पड़ेगा। ये रेजिडेंट आपके राज्य में रहेंगे, और ये रेजिडेंट जो है आपके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सभी मामलों में आपको एडवाइज़र देंगे, आपको सलाह देंगे, आपकी सहायता करेंगे। ये आपके मित्र हैं, और कोई सूचना, किसी भी प्रकार की सूचना जो है वो अब जो है रेजिडेंट के माध्यम से हमें मिलती रहेगी। आप हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं, हम आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। तो ये कौन सी, इनको एक जो है एक सहायक संधि प्रथा में इनको क्या कर दिया होता है? इनको बांध दिया होता है। सहायक संधि प्रथा इन पर थोप दी जाती है, जबरन इन पर थोप दी जाती है। सबसे पहले 1798 में जो सहायक संधि की जाएगी बच्चों, वो हैदराबाद के निज़ाम के साथ की जाएगी। 1798 में 1 by 1 करके ये सभी मराठाओं के साथ सहायक प्रथा या सहायक संधि को थोप दिया जाएगा। राजपूताना के राजाओं के साथ राजपूताना में कोटा है, राजपूताना में करौली है। राजपूताना में 1817 में करौली और कोटा के साथ सहायक प्रथा को लागू कर दिया जाएगा। 1823 में सिरोही के साथ सहायक प्रथा को लागू कर दिया जाएगा। 1802 में भरतपुर और अलवर के साथ भी सहायक प्रथा को लागू किया जाएगा। यहाँ हैदराबाद के निज़ाम जो है, हैदराबाद के निज़ाम का एक उपनाम क्या है बच्चों? हैदराबाद के निज़ाम का उपनाम चिनक्लिच खान भी इनको कहा जाता है। चिनक्लिच खान, क्या कहा जाता है इनको? चिनक्लिच खान भी कहा जा रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली की कौन सी प्रथा देखी बच्चों हमने? ये सहायक संधि वाली प्रथा को हमने देखा। ये सहायक संधि प्रथा को ये लागू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नेपोलियन, जो यूरोप के जलजला हैं, जो यूरोप के एक महान शक्ति हैं, जो पूरे यूरोप के अंदर इंग्लिश चैनल को पार करके और जो इंग्लैंड को मात दिए होते हैं, जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस तक के जो साम्राज्य को पराजित किए होते हैं, जहां नेपोलियन का पूरे वर्ल्ड में नाम होता है, यही नेपोलियन जो है, यही नेपोलियन और इनके साथ ये मिस्र है और इनके साथ ये रूस हैं, ये 3 महान शक्तियां मिलकर ये क्या करेंगी? ये भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को क्या करेगी? अंग्रेजी साम्राज्य पे हमला करेगी और अंग्रेजी साम्राज्य को क्या कर देगी? तहस नहस कर दिया जाएगा। इसी जो खतरे की संभावना को देखते हुए यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली क्या करेंगे? वो एक प्लानिंग करेंगे और जो टीपू सुल्तान की जो प्लानिंग होती है, वो टीपू सुल्तान की प्लानिंग को क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे।
और टीपू सुल्तान की प्लानिंग को फिनिश करके ये हिंदुस्तान में ही अपनी एक नई सेना का गठन करेंगे। वो इस तरह यहाँ के रियासतों के राजा महाराजाओं से हाथ मिला लेंगे, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाएगा। उनकी कमजोरियों को क्या करेंगे, उनकी कमजोरियाँ पकड़ ली जाएगी और फिर जो है उन्हें किसी के साथ बात करने का अधिकार नहीं होगा, विदेशों से ये अपने संबंध नहीं रख सकते हैं। इसी प्रथा को क्या कह रहे हैं, सहायक संधि प्रथा कहा जाता है। अब लॉर्ड वेलेस्ली के बाद कौन आएंगे, राजनीतिक कारण में ये पहला नंबर लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा को हमने देखा था। अब लॉर्ड डलहौजी की राजनीतिक नीतियों को देखा जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के कुशासन का आरोप लगाकर अवध और बरार के प्रदेश को हड़प लिए होते हैं। गोद निषेध प्रथा को देखा जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को देखा जाएगा, ये इसके सेकंड पार्ट में देखा जाएगा। सेकंड पार्ट